नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे मार्च मंथ का जितना भी करंट अफेयर है उससे संबंधित बात करेंगे। और ये करंट अफेयर रहेगा प्रतियोगिता दर्पण बुक से, जो मासिक पत्रिका आती है उससे, है ना। तो करंट अफेयर तो ऐसे मेरा भी मानना है कि करंट अफेयर जो है ना कोई भी पत्रिका से, जो मासिक आती है पत्रिका, उससे पढ़िए, बहुत बेटर रहेगा, ठीक ना। तो आइए शुरू करते हैं मार्च महीने का करंट अफेयर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में है कि 76वें गणतंत्र दिवस 2025 का थीम क्या था। मतलब कि 2025 में जो गणतंत्र दिवस मनाया गया वो कैमा था, तो 76वां था। और इसका थीम क्या था, तो इसका थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास इसका थीम था 2025 का। इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछते रहता है, तो ये सब ध्यान में रखेंगे, है ना। स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, ठीक ना। इससे सवाल यहाँ जो कुछ और बनेगा कि 76वें गणतंत्र दिवस, यह पूछेगा 2025 के गणतंत्र दिवस में भारत में मुख्य अतिथि के रूप में कौन आए थे। तो याद रखेंगे, मुख्य अतिथि के रूप में आए थे प्रबोवो सुबियंतो। प्रबोवो सुबियंतो जो है ना, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, ठीक ना। तो प्रबोवो सुबियंतो याद रखेंगे आप अच्छे से, है ना। प्रबोवो सुबियंतो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति रहे हैं। और इसमें जो है ना, गणतंत्र दिवस में जो झांकी निकाला जाता है हर स्टेट द्वारा, ठीक ना। तो याद रखेंगे, उसमें 2 प्रकार के पुरस्कार दिया जाता है। एक दिया जाता है नागरिक पसंद के अनुसार, और एक दिया जाता है निर्णायक के पसंद के अनुसार। तो नागरिक के पसंद के अनुसार जो पहला पुरस्कार है वो मिला है गुजरात राज्य को। नागरिक पसंद में से पहला पुरस्कार मिला है, प्रथम श्रेणी पुरस्कार मिला है किसको, गुजरात राज्य को। और यहाँ पे ये भी याद रखना है गुजरात राज्य का थीम क्या था। तो गुजरात राज्य जो है उसका जो थीम था वो था स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। तो आपको पता है 2025 का भी थीम यही था, और गुजरात राज्य जो बना है, अपना झांकी निकाला था, उसका भी थीम सेम टू सेम ही है, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, ठीक ना। ये नागरिक पसंद का प्रथम श्रेणी पुरस्कार है, नागरिक पसंद का। और यही रहे निर्णायक के पसंद का प्रथम पुरस्कार। निर्णायक के पसंद का प्रथम पुरस्कार रहेगा, तो इसका प्रथम पुरस्कार जो मिला है वो मिला है यूपी के। और यूपी का जो थीम था वो था कुंभ 2025, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। मतलब कुछ सेम टू सेम ही है, लेकिन इसमें सिर्फ जुड़ा हुआ है कुंभ 2025, और बाकी वही है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। तो दोनों का रखना है, नागरिक पसंद भी और निर्णायक पसंद भी। नागरिक का पसंद था गुजरात वाला, और निर्णायक का पसंद था यूपी वाला, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया। ये सब तो क्वेश्चन रहबे करता है, तो याद रखिएगा 18वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया है 8 से 10 जनवरी को, और ये भुवनेश्वर में मनाया गया था। याद रखेंगे, प्रवासी दिवस मनाया जाता है मुख्य रूप से 9 जनवरी को, है ना। और ये महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में लौट के आए थे, उसी के उपलक्ष्य मनाया जाता है प्रवासी दिवस। तो याद रखेंगे, इस बार 2025 का जो प्रवासी दिवस मनाया गया है वो 18वां था, है ना। और ये मनाया गया है 8 से 10 जनवरी को। कहाँ पे याद रखना है, शहर का नाम अच्छे से, भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर शहर में मनाया गया था, ठीक ना। और आजकल जो है ना, दिवस का थीम बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है, तो इससे सवाल थीम पूछा जाता है कि इसका थीम क्या था इस दिवस का। तो याद रखेंगे, प्रवासी दिवस जो 2025 में मनाया गया, इसका थीम था विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान। विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान इसका थीम था, है ना, याद रखेंगे। और इसमें मुख्य अतिथि जो थे, है ना, वो त्रिनिदाद और टोबैगो के राष्ट्रपति कार्ला कंगालू थे। कार्ला कंगालू जो है इसके मुख्य अतिथि रहे थे। और यहीं से एक डेटा निकल के आता है सामने कि सर्वाधिक अधिक प्रवासी किस देश में है। तो याद रखेंगे, सर्वाधिक अधिक प्रवासी जो है ना अमेरिका में है ना। लगभग है 54.09 लाख के आसपास, मतलब कि वहाँ पे भारतीय प्रवासी रहते हैं अमेरिका में। तो याद रखेंगे, डेटा हालांकि नहीं भी पूछ सकता है कि कितना लाख रहता है, लेकिन याद रखिएगा कहाँ सर्वाधिक है, तो अमेरिका में है। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि युद्धपोत सूरत और नीलगिरी नौसेना में शामिल किया गया। देखिए, 2 को युद्धपोत को शामिल किया गया है नौसेना में, एक का नाम है सूरत और एक का नाम है नीलगिरी। तो आप देखेंगे, सूरत और नीलगिरी को नौसेना में शामिल किया गया है। और अगर सवाल पूछ जाता है कि ये किसने बनाया था,
सूरत और नीलगिरी। तो याद रखेंगे मझगांव डाकशिप बिल्डर्स जो मुंबई में है ये बनाया है ना। मझगांव डाकशिप बिल्डर्स मुंबई में है, ये बनाया है। पिछले बार दरोगा के मेंस में ये सवाल पूछा हुआ था कि ऐसे मिलान करने वाला था कि मझगांव डाकशिप बिल्डर्स कहाँ था, ग्रीन पार्क बिल्डर कहाँ था, तो ऐसा का पूछता है कहाँ कहाँ था। तो इस बात भी याद रखना है कि मझगांव डाकशिप बिल्डर्स कहाँ है, मुंबई में है ना, इसे याद रखना है। और यही बनाया है कौन, सूरत और नीलगिरी बनाया है। और इसी के समय जब ये हुआ था उसी समय जो है ना वागसीर एगो पनडुब्बी है, उसको भी नौसेना में शामिल किया गया था, वागसीर पनडुब्बी को, है ना। और याद रखेंगे इस तीनों को शामिल किए थे, मतलब कि उद्घाटन लॉन्च किए थे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, है ना। तो याद रखेंगे युद्धपोत था सूरत और नीलगिरी, और वागसीर जो है पनडुब्बी है, इस तीनों को शामिल किए हैं मोदी जी के द्वारा किया गया था, है ना। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि इसरो के स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट सफल हुआ, है ना। देखिए इसरो जो है ना अपना एक स्पेस एक्सपेरिमेंट लॉन्च किया है ना, जिसका नाम है स्पेडेक्स। याद रखेंगे इसको अच्छे से, इसका नाम है स्पेडेक्स। और स्पेडेक्स की विशेषता ये है ना कि इसमें जो है ना 2 उपग्रह को एक साथ जोड़ देता है ना। देखो दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, इससे 2 उपग्रह एक साथ जुड़ जाएगा। तो स्पेडेक्स ऐसा जो है एक्सपेरिमेंट किया गया है इसरो के द्वारा, है ना, जो भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो है, उससे जो क्या करेगा ना 2 उपग्रह को एक साथ जोड़ देगा, ठीक ना। और याद रखेंगे ये स्पेसडेक्स जो है किससे छोड़ा गया, मतलब किससे लॉन्च किया गया, है ना। याद रखेंगे इसके प्रक्षेपण यान का नाम था PSLV C16 60 है ना। PSLV C60 मतलब PSLV 60 से छोड़ा गया है स्पेसडेक्स। तो यहाँ तक रखना है प्रक्षेपण यान भी जरूरी है। प्रक्षेपण यान मतलब किससे लॉन्च किया गया है, स्पेसडेक्स को। और स्पेसडेक्स देखो जो है ना सफल हो गया, मतलब किसी को जोड़ा है तो 2 जोड़ा है। कौन कौन जोड़ा है देखो, एक है SDX-1 और एगो है SDX-2। तो SDX जो 1 है उसका नाम है चेजर, और SDX-2 जो है उसका नाम है टारगेट, है ना। तो टारगेट और चेजर दोनों जो था SDX-XD1, है ना, उसको दोनों को जोड़ दिया है किसके द्वारा, स्पेसडेक्स द्वारा। याद रखेंगे अच्छे से, कौन लॉन्च किया है, PSLV C60, ठीक ना। चलिए और अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि बहुउद्देशीय पोत, है ना, पोत जहाज को बोलते हैं, बहुउद्देशीय पोत उत्कर्ष का जलावरण कब किया गया, है ना। तो कब नहीं कौन किया है, तो ये किया है कौन, देखिए ये बनाया है L&T कंपनी। L&T किसको बोलते हैं, लार्सन एंड टूब्रो कंपनी को बोलते हैं, है ना। तो ध्यान रखेंगे बहुउद्देशीय पोत उत्कर्ष जो बनाया है वो कौन बनाया है, लार्सन एंड टूब्रो कंपनी बनाया है, ध्यान रखेंगे, है ना। हालांकि आजकल जो है लार्सन एंड टूब्रो कंपनी बहुत चर्चा में रहता है भारत में, है ना, बहुत अधिक चीज बना रहा है ये। तो याद रखेंगे बहुउद्देशीय पथ बनाया है लार्सन एंड टूब्रो कंपनी। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है इसका नाम है नाग MK2, नाग MK2। इसको जो है ना सेना में शामिल किया गया है, सेना में शामिल किया गया है, ठीक ना। तो हाँ सवाल ये भी बनता है इसे कि नाग MK2 हाँ MK2 कैसा मिसाइल, मतलब क्या है, इसे सवाल करके पूछ देगा, है ना, कि नाग MK2 क्या है ना। पूछ देगा वही कि युद्धपोत है कि हवाई जहाज है कि फाइटर प्लेन है कि क्या है, इस तरह से सवाल पूछ देता है। तो याद रखेंगे कि नाग MK2 जो है ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ना, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ये। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कौन हो गया, MK2 याद रखेंगे इसको अच्छे से, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में है कि 1901 ईस्वी के, अच्छा देखिए ये जो 2024 वर्ष जो बीत गया है, 2025 आ गया है अभी, है ना। तो 2024 वर्ष जो है ना 1901 ईस्वी के बाद सबसे अधिक गर्म वर्ष है ये, है ना। हालांकि सबका बकवास क्वेश्चन जल्दी पूछता नहीं है, लेकिन दिया तो आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, खुदा ना खास्ते पूछ ही दे तो क्या ही करेंगे, है ना। तो ध्यान रखिएगा 2024 जो है सबसे गर्म वर्ष रहा है 1901 ईस्वी के बाद। देखो ये नहीं पूछेगा कि कौन वर्ष है, कब पूछेगा कब से है ये, है ना। तो 1901 ईस्वी के बाद रखेंगे कि 1901 ईस्वी के बाद 2024 जो है सबसे गर्म वर्ष रहा है।
और क्वेश्चन नंबर 8 में है कि छत्तीसगढ़ बीजापुर, अच्छा ये छत्तीसगढ़ बीजापुर में जो है ना नक्सली हमला हुआ था, उसमें 8 को जवान शहीद हो गए हैं हमारे, ठीक ना। तो ये दुखद समाचार है, लेकिन क्या करिएगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। रखिएगा कि 8, ऐसे सवाल पूछ सकता है इसमें कि 8 जवान या मतलब कुछ जवान शहीद हो गए हैं कहाँ पे, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में, बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में है ना हमला शहीद हो गया था। बीजापुर का इतिहास भी बहुत पुराना इतिहास है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि भारत का पहला लॉन्च पैड, अच्छा देखिए भारत में फिलहाल जो है ना 2 गो लॉन्च पैड कार्य कर रहा है, और तीसरा बनाने का मंजूरी दे दिया गया है भारत सरकार द्वारा, मतलब कि तीसरा लॉन्च पैड बनाने का मंजूरी दे दिया गया है भारत सरकार द्वारा, ठीक ना। तो पहला जो लॉन्च पैड है ना वो 30 वर्ष पहले इसको बनाया गया था, और इसका नाम था PSLV, है ना। तो अभी जो छोड़ा जाता है लगभग किसे, देखो अभी बताए थे कि एस्पेडेक्स जो है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए थोड़ा सा। एस्पेडेक्स जो 55 यान किसे छोड़ा गया था, ये PSLV C-60 द्वारा छोड़ा गया था, है ना। तो याद रखिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 में कि भारत का लॉन्च पैड जो है कौन कौन है, एगो PSLV है ना। इसी का छोटका भाई है SSLV, है ना। ये 30 वर्ष पहले शुरू हो गया था, देखो अभी भी कार्य कर रहा है अच्छे से शौक से। तो PSLV जो है पहला लॉन्च पैड है, और दूसरा लॉन्च पैड जो है GSLV है ना। GSLV का ही शॉर्ट फॉर्म एक और भाई है LVM-3, और ये 20 वर्ष पहले लॉन्च किया गया था। और अभी नया एगो शुरू किया गया है NGLV बनाने की योजना दे दिया गया है। इसको सरकार जो है ना 3984.86 करोड़ रुपए की मंजूरी किया है, मतलब कि इतना में बनाने के लिए दिया हुआ है, ठीक ना। तो याद रखेंगे, कभी कभी इसका थी पूछता है फुल फॉर्म भी, हालांकि नहीं भी पूछेगा तो इसको याद रखना है आपको। देखिए PSLV होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है PSLV। GSLV होता है जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, और अभी जो नया लॉन्च होने वाला है 3rd जनरेशन का, जिसको बोलते हैं NGLV। तो NGLV का फुल फॉर्म होता है न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल, न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल, है ना। तो इसे याद रखेंगे। और इसको बनाने के लिए कितना मंजूरी दिया गया है, तो 3984.86 करोड़ की मंजूरी दी गई है भारत सरकार द्वारा, है ना। तो ध्यान रखेंगे तीनों को। अब क्वेश्चन नंबर 10 में है कि सोनमर्ग, अच्छा सोनमर्ग सुरंग जो है जम्मू कश्मीर में बनाया गया है ना। और इसका उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी साहब, है ना। तो नरेंद्र मोदी जब उद्घाटन किए तो इसका थोड़ा सा और भी चर्चा में आ जाता है ना। तो याद रखेंगे सोनमर्ग सुरंग कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में, और कितना लंबा है, तो 6.5 किलोमीटर है, 6.5 किलोमीटर लंबा है। उद्घाटन कौन किए हैं, तो नरेंद्र मोदी। और इसका नाम दिया गया है जेड मोड़ इसका नाम दिया गया है, तो इसे याद रखना है ना। सोनमर्ग सुरंग जम्मू कश्मीर में 6.5 किलोमीटर लंबा है, उद्घाटन बाई मोदी, और नाम दिया गया है जेड मोड़ नाम दिया गया है ना। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि यूपी में वाराणसी और प्रयागराज को मिलाकर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन करेगी सरकार। देखिए यूपी सरकार हाल आजकल योगी गवर्नमेंट जो है ना थोड़ा सा काम करने में आगे है। तो यहाँ पे जो है ना जितना भी उस एरिया में, मतलब कि इलाहाबाद हो गया, काशी हो गया, वाराणसी हो गया, इसे जितना भी धार्मिक स्थल का क्षेत्र है ना, उसको अलग से जो है ना क्षेत्र एक प्राधिकरण बना दिया गया है सबको मिला करके, है ना। तीनों का देखेंगे कौन कौन, वाराणसी, काशी और प्रयागराज। तो इस तीनों को जो है मिला करके ना बना दिया गया है क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण, याद रखेंगे, है ना। वाराणसी प्रयागराज के बीच में पड़ता काशी, उसको भी मिला दिया गया है, वहीं पे पड़ता वाराणसी के बगल में, कहीं गए कभी गए होंगे तो बगल में काशी है, तो सबको मिला दिया गया है। तो रखेंगे वाराणसी और काशी को वाराणसी और प्रयागराज को खास करके मिला के बनाया गया है क्या, क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण। क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण में कौन कौन शहर शामिल है, तो वाराणसी और प्रयागराज। और इस दोनों को मिलाया गया है इसलिए खास करके क्योंकि यहाँ पर धार्मिक स्थल है, और 2025 में बहुत बढ़िया कुंभ का मेला लगा था, तो ये सब कारण रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि T-72 जो है ना ब्रिज लेइंग टैंक है। T-72 मतलब T-72 जिसको बोल सकते हैं, T-72 ब्रिज लेइंग टैंक है ना। और ये बनाया है कौन, तो ये बनाया है हैवी व्हीकल फैक्ट्री बनाया है। और याद रखेंगे ऐसा जो है ना 47 गो टैंक
बनाने की मंजूरी दिया गया है। 47 को बनाएगा, 47 को बनाएगा, ठीक ना, याद रखेंगे। तो T-72 मतलब T-72 जो है ब्रिज लेइंग टैंक है। ऐसे भी सवाल पूछ देगा कि 72 ब्रिज क्या है, तो ऐसा का फंसा लेता है ना कि क्या है, पता पढ़ा नहीं, पता नहीं चल पाएगा। तो याद रखेंगे ये लेइंग टैंक है, ये टैंक है ना। T-72 मतलब T-72 क्या है, टैंक है। कैसा टैंक है, तो ब्रिज लेइंग टैंक है। और ये भारत बनाएगा कौन, तो बनाएगा, ध्यान रखेंगे, हैवी व्हीकल फैक्ट्री। हैवी व्हीकल फैक्ट्री भारत में ये सब तरह का मतलब ये बनाता है। और ये कई को बनाएगा, तो 47 को बनाएगा, 47 को बनाने का ठेका ले लिया है, 47 को, ठीक ना। चलिए, और एक क्वेश्चन 13 नंबर में है कि सेना में रोबोटिक कुत्ता, जिसको रोबो डॉग्स कहते हैं, है ना, रोबोटिक कुत्ता को बोलते हैं क्या, रोबो डॉग्स, इसको शामिल किया गया है। देखिए सेना में आजकल जो है पेट्रोलिंग वगैरह करने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो इसको कहीं पे प्रहरी करने में दिक्कत होता है, तो इसके लिए शामिल किया गया है क्या, रोबो डॉग्स को, मतलब रोबोट का कुत्ता रहेगा, है ना, कोई जीव नहीं रहेगा बल्कि रोबोट रहेगा। और उसको नाम दिया गया रोबो डॉग्स, और इसका स्पेशल नाम दिया गया है संजय, है ना। आप अगर महाभारत देखे होंगे तो संजय जो है ना उसका कहानी सुनाता है ना, धृतराष्ट्र को, अंधा को। तो इसका नाम दिया गया क्या, संजय, संजय नाम दिया गया रोबो डॉग्स का। और इसका जो अथी साइंटिफिक नेम है, जिसका मतलब वैज्ञानिक नाम दिया है, वो नाम दिया है म्यूल, है ना। नाम दिया है वैज्ञानिक क्या, म्यूल नाम दिया है, म्यूल। याद रखेंगे, म्यूल का फुल फॉर्म होता है मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट, है ना, मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है म्यूल का। तो याद रखेंगे, रोबोडॉक्स का जो सैनिक वाला नाम है वो है संजय, और जो वैज्ञानिक जो नाम है वो है म्यूल। म्यूल मतलब मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि रामसर शहर, है ना, रामसर शहर घोषित किया गया किसको, इंदौर और उदयपुर को। देखिए, जिस प्रकार से रामसर क्षेत्र घोषित किया जाता है ना, उसी प्रकार से भारत के 2 शहर को घोषित किया गया है रामसर शहर। इसमें से कौन कौन सा है, तो इंदौर और उदयपुर को घोषित किया गया है ना। इंदौर और उदयपुर जो है ना, भारत के पहला 2 शहर जो रामसर शहर है ना। आपको पता होगा कि ईरान के एक शहर है रामसर, जहाँ पे 1971 ईस्वी, 2 फरवरी 1971 ईस्वी को वहाँ पे एक सम्मेलन हुआ था, और उसी के सम्मान में उसका नाम दिया गया रामसर, है ना, रामसर, रामसर साइट्स, रामसर क्षेत्र। तो इसमें पहले कुछ झील, नदी, तालाब वगैरह पर्यावरणीय क्षेत्र को शामिल किया जाता था, लेकिन अब जो है इसमें से शहर को भी शामिल मतलब किया जाने लगा है ना। तो याद रखेंगे, रामसर शहर में से 2 शहर को शामिल करा जा रहा है, इंदौर और उदयपुर को। और क्वेश्चन नंबर 15 में है कि समान नागरिक संहिता, जिसको यूनिफॉर्म सिविल कोड कहते हैं, शॉर्टकट में यूसीसी कहते हैं, है ना, इसको लागू करने वाला पहला राज्य जो बन गया है वो बन गया कौन, उत्तराखंड, उत्तराखंड, है ना। तो याद रखेंगे, समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन, उत्तराखंड। और ये भी याद रखना है, बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि 27 जनवरी को मनाया जाता है समान नागरिक संहिता दिवस, इसीलिए ना, क्योंकि उत्तराखंड 27 जनवरी को ही लागू किया था ये, ठीक ना। तो इसको याद रखना है कि समान नागरिक संहिता दिवस को मनाया जाता है, तो 27 जनवरी को इसी दिन लागू हुआ था, इसी के सम्मान में। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि NVS 0.02 मतलब NVS 2 जो है ना, ये प्रक्षेपण किया था इसरो, जो भारत के अंतरिक्ष एजेंसी इसरो है, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया था, असफल हो गया था, फेल हो गया था, है ना। याद रखेंगे, NVS का फुल फॉर्म होता है नेविगेशन एंड पोजिशनिंग सिस्टम। नेविगेशन एंड पोजिशनिंग सिस्टम 2 जो है ना, इसरो लॉन्च किया गया था, लेकिन ये फेल हो गया, असफल हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि ट्राई कमीशनिंग बाय मोदी जी। देखो, मोदी जी जो है ना, 3 गो युद्धपोत जो नेवी में काम करता है उसका जलावतरण किए, मतलब कि लॉन्च शुरू किए हैं, है ना। 3 को साथ में किए हैं, इसलिए उसका नाम दिया गया था ट्राई कमीशनिंग। तीनों को एक साथ किए थे, मोदी जी किए थे, है ना, नेवल डकयार्ड में। तो याद रखेंगे इसको, ट्राई कमीशनिंग कौन किए हैं, मोदी जी किए हैं। इसमें 3 गो जलावरण युद्धपोत को शुरू किए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अच्छा देखो, ये नया नया बने हैं अभी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के, तो याद रखेंगे। हालांकि तो बहुत फेमस क्वेश्चन है,
अमेरिका का राष्ट्रपति कौन? डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन यहाँ सवाल बनेगा कि ये किस पार्टी से चुनाव लड़ते हैं या किस पार्टी के हैं। तो याद रखिएगा ये डोनाल्ड ट्रंप जो है रिपब्लिकन पार्टी के हैं, रिपब्लिकन पार्टी के। और इससे भी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये कि अमेरिका के ये कैमे राष्ट्रपति हैं। तो याद रखेंगे अमेरिका के ये 47वां राष्ट्रपति है, 47वें राष्ट्रपति है अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप अभी जो बने हैं, है ना। इससे पहले जो बाइडन थे, है ना, इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ही रहे थे, ठीक ना। तो ये याद रखेंगे 47 में थे। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि पेरिस जलवायु समझौते, पेरिस जलवायु देखो दो गो है, एगो है पेरिस जलवायु समझौता और एगो है WHO जिसको बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इस दोनों संगठन से जो है ना अमेरिका अपना नाम वापस ले लिया, मतलब हट गया है इस दोनों से। जैसे ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बना ना, वैसे ही दोनों से अपना नाम वापस ले लिया, दोनों से हट गया है ना, याद रखेंगे। तो पेरिस जलवायु सम्मेलन जो है या पेरिस जलवायु समझौता जो है ना, उसमें ये मतलब घोषणा किया गया था, सब राष्ट्र मिलकर सभी देश मिलकर घोषणा किया था कि वैश्विक तापमान जो है, वैश्विक ताप जो है, ग्लोबल वार्म जो है, इसको 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ही रखना है, इससे आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए, है ना। क्योंकि इससे आगे बढ़ने देगा तो पर्यावरण को खतरा हो जाएगा। तो इसी के लिए समझौता किया गया था, पूरे दुनिया भर के जितने भी देश थे सभी इसमें शामिल था, लेकिन अमेरिका इससे हट गया है, ठीक है। तो आप देखेंगे दो गो संस्था से अमेरिका हट गया है, एगो WHO संस्था हो गया और एगो हो गया समझौता, पेरिस जलवायु समझौता, ठीक ना, याद रखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 20 में है कि 1988 ईस्वी में देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो है ना द्विपक्षीय समझौता हुआ था 1988 ईस्वी में, है ना। भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय समझौता हुआ था कब? 1988 में, इसको रखेंगे। और इसमें जो है ना ये कहा गया था कि दोनों देश में से जिसके पास जितने भी परमाणु प्रतिष्ठान है ना, जितने भी परमाणु पनडुब्बी जहाज, ये सब फाइटर प्लेन हो गया, ये सब जितना भी है उसका सूची को आदान प्रदान करना है। मतलब कि इसके हम जैसे भारत वाला देगा अपना सूची पाकिस्तान को, और पाकिस्तान वाला देगा भारत को कि किसके पास कितना है, ये सब, है ना। तो ये सब का शुरू किया गया था कब? 1988 से। और इसी तरह का एक और द्विपक्षीय समझौता हुआ है 2008 ईस्वी में, है ना। तो 2008 ईस्वी में भी भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ है। इसमें जो है ना स्पेशली कहा गया है क्या कि जितने भी जेल में बंद है, जैसे भारत का रहेगा पाकिस्तान में बंद और पाकिस्तान का रहेगा भारत में बंद, तो जेल के कैदी के सूची भी आदान प्रदान करना है, मतलब कि किसके जेल में कितना कैदी है ना। और जिसको छुड़ाना संभव हो सकता है उसको छुड़ाता है, छुड़ाने का प्रयास किया जाता है, ये सब बात तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि सिंगापुर के राष्ट्रपति, देखिए सिंगापुर के राष्ट्रपति जो है अभी फिलहाल हाल ही में आए हैं जनवरी महीना में घूमने के लिए भारत, है ना, विदेशी दौरा पे आए हैं। तो उनका नाम था थरमन सनमुगरत्नम, थरमन सनमुगरत्नम इनका नाम था। सिंगापुर का राष्ट्रपति कौन? थरमन सनमुगरत्नम था, थरमन सनमुगरत्नम, है ना। और ये जो है ना मुख्य रूप से 3 चीज़ के बारे में समझौता किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं भारत के साथ। उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट हमको लगता है वो है भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण, भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण के बारे में समझौता किए हैं। याद रखिएगा बढ़िया से कि अब सिंगापुर राष्ट्रपति थरमन सनमुगरत्नम जो है किस शहर को विकसित करने का समझौता किए हैं, तो याद रखिएगा भुवनेश्वर वहीं पे आए थे, उतरे थे वहीं पे भुवनेश्वर में ही, है ना। और इसके साथ साथ विकसित भारत 2047 और समृद्ध ओडिशा 2036, इस दोनों पर भी समझौता किए हैं, है ना। तो 3 चीज़ के बारे में समझौता किए हैं, स्पेशली 3 चीज़ के बारे में, विकसित भारत 2047, समृद्ध ओडिशा 2036 और भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण के बारे में समझौता किए हैं, साइन किए हैं। कौन? सनमुगरत्नम जो सिंगापुर के राष्ट्रपति है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में है कि ब्रिटिश कंपनी, देखिए ब्रिटिश वो कंपनी है जिसका नाम है टाइम आउट, ब्रिटिश की कंपनी है एक जिसका नाम है क्या? टाइम आउट। ये जो है ना आकलन करता है, अनुमान लगाता है कि दुनिया भर में जो है ना रहने के लिए सबसे बढ़िया शहर कौन है ना। तो दुनिया भर में रहने के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर जो है वो है कौन? केप टाउन, है ना। किसके अनुसार? टाइम आउट के अनुसार। तो ध्यान रखेंगे टाइम आउट के अनुसार रहने के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर कौन है? केप टाउन, साउथ अफ्रीका, है ना।
और दूसरा स्थान पर है बैंकॉक जो थाईलैंड में है, तीसरा स्थान पर है न्यूयॉर्क, चौथे पर है मेलबर्न जो ऑस्ट्रेलिया में है, और पाँचवें पर है लंदन। तो ये सब जो है रहने के लिए उपयुक्त जगह है। और भारत में 50वें नंबर तक मात्र एक शहर शामिल है जिसका नाम है मुंबई। मुंबई 49वें स्थान पर है, मतलब कि दुनिया में रहने के लिए बेहतरीन में से 49वें स्थान पर मिला है मुंबई को, है ना। समझिए कितना खतरनाक है। क्वेश्चन नंबर 23 में है हेनले पासपोर्ट रैंक। हेनले पासपोर्ट रैंक जो है ना, इसके अनुसार दिखाया जाता है कि कौन से देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है ना। तो भारत का उसके अनुसार मतलब हेनले पासपोर्ट रैंक में भारत का जो रैंक है वो है 85वां। याद रखेंगे, भारत का पासपोर्ट रैंक में कितना है, 85वां। और नंबर फर्स्ट में किसका है, तो सिंगापुर। मतलब ये कि सिंगापुर का जो पासपोर्ट है वो सबसे अधिक मजबूत है सिंगापुर का, है ना। और भारत का कितना रैंक, तो 85वां। क्वेश्चन नंबर 24 में है लेसोथो। देखिए लेसोथो एक देश है, अफ्रीकी देश है, बहुत छोटा सा देश है। यहाँ पे जो है ना गरीबी और भूखमरी से लोग बहुत परेशान है, मर रहे हैं, है ना, लेसोथो देश में। तो यहाँ पे जो है भारत सरकार जो है ना 1,000 टन ज्वार भेजा है ना, 1,000 टन ज्वार भेजा है वहाँ पे खाना आपूर्ति करने के लिए, है ना, लेसोथो में। तो ध्यान रखेंगे, अफ्रीकी देश है लेसोथो। और इससे जस्ट 2 महीना पहले मतलब कि दिसंबर में जो है 1,000 टन चावल भी भेजे हैं, ठीक ना। तो याद रखेंगे, इससे पहले भेजे थे 1,000 टन चावल और अभी भेजे हैं 1,000 टन ज्वार भेजे हैं, है ना। तो याद रखेंगे कौन देश को भेजे हैं, लेसोथो को कितना भेजे हैं, 1,000 टन। क्या भेजे हैं, तो ज्वार भेजे हैं, ज्वार। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि भारत बांग्लादेश, ऐसे देखिए जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बीच जो है ना जेल में बंद लोगों का सूची बनल रहता है ना, हर एक 1 जनवरी को उसका आदान प्रदान होता है। उसी प्रकार से भारत और बांग्लादेश में जो है ना जेल में बंद 185 मछुआरा को जो है ना अदला बदली किया गया है ना। पाकिस्तान के सॉरी बांग्लादेश के जेल में और भारतीय जेल में जो है जितना भी मछुआरा बंद था 100 लगभग कितना 185, तो 185 मछुआरा को जो है ना आदान प्रदान कर लिया गया है ना। अब रखेंगे नंबर इसका 185 को किस देश के साथ, भारत और बांग्लादेश के साथ। क्वेश्चन नंबर 26 में है HMPV। HMPV जो है ना इसको बोलते हैं ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। HMPV को बोलते हैं क्या, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, है ना। तो ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस जो है ना वो सॉरी चीन से फैला हुआ है ना, चीन से फैला हुआ वायरस। जैसे कोरोना फैल गया था ना, उसी प्रकार से चीन में एक और वायरस का नाम वायरस फैल गया है HMPV, है ना। और इसका संज्ञान ले रहा है WHO, ठीक ना। हालांकि उतना खतरनाक नहीं है कोरोना जैसा, लेकिन फिर भी ये भी खतरनाक है। जो कमज़ोर जिसका होता है क्या बोलते हैं, कमज़ोर जिसका होता है लक्षण, मतलब कि जिसका थी बॉडी कमज़ोर होगा ना उसको सता देगा, या बच्चा होता है या बूढ़ा होता है उसको ज़्यादा करके ये प्रभावित करता है ना। तो ये सब ध्यान रखेंगे। HMPV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन न्यूमिक वायरस, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में है कनाडा के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर, है ना। कनाडा के PM जो है ना वो है जस्टिन ट्रूडो। और इसमें खास बात ये है कि अपना त्यागपत्र दे दिए हैं, है ना। तो मार्च महीना में कनाडा में राष्ट्रपति का चुनाव होगा, प्रधानमंत्री का चुनाव होगा, तो नया बनेगा। फिलहाल ध्यान रखना त्यागपत्र दे दिए हैं। और क्वेश्चन नंबर 28 में है अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में जो है ना बहुत भयंकर आग लग गया है। तो ध्यान रखेंगे अमेरिका के कौन सा क्षेत्र में, लॉस एंजलिस में, और कौन शहर में, तो कैलिफोर्निया में, है ना। दोनों रखना है, अमेरिका के लॉस एंजलिस और कैलिफोर्निया में क्या है, भयंकर भीषण आग लगा हुआ है जो अभी तक बुझा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 में है ना, क्वेश्चन नंबर 29 में है यूनिसेफ। आपको पता है कि यूनिसेफ जो है वर्ल्ड स्तर पर, विश्व स्तर पर जो है ना बच्चों से संबंधित देखभाल करता है ना। तो ध्यान रखेंगे यूनिसेफ का कहना है ना, ये अपना एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जारी किया है। और यूनिसेफ के रिपोर्ट में कहा गया है ना कि वर्ष 2024 जो है ना बच्चों के लिए सबसे खराब वर्ष रहा है ना। इसलिए कि बहुत सारा देश में जैसे रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है,
फ़िलिस्तीन और कौन लीबिया लड़ रहा है, फ़िलिस्तीन गाज़ा उजा कौन लड़ रहा है, फ़िलिस्तीन इजराइल वगैरह लड़ रहा है ना। तो इस समय बहुत सारा बच्चा जो है मारा गया है या बहुत सारा प्रभावित हो रहा है इससे, है ना। तो इसीलिए 2024 को माना है सबसे खराब बच रहा है बच्चों के लिए यूनिसेफ। ठीक है। और एक क्वेश्चन है, आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट। आरबीआई जो है ना अपना वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि जीडीपी जो भारत का रहेगा 2024-25 में वो रहेगा कितना, 6.6%। तो भारत के जीडीपी वृद्धि दर कितना रहेगा, भारत के जीडीपी वृद्धि दर कितना रहेगा, 6.6% आरबीआई के द्वारा, है ना। तो ये अनुमान किया गया है ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 30 तक। और अब अगला आएगा क्वेश्चन नंबर 31 से अगले वीडियो में।